गुड मॉर्निंग। मैं माई सेल्फ डॉक्टर पिंटू कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया, बिहार। आज हम लोग को मेरा जो आज लेक्चर है ICSSR रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर। बहुत से देश भर के टीचर्स ने रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत से एकेडमिशियंस हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, इवन बहुत PDF स्कॉलर हैं, रिसर्च एसोसिएट हैं, रिसर्च असिस्टेंट हैं। सब लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट हासिल कि ICSSR रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे हमें मिल सकता है। बहुत प्रयास करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट नहीं आ पाता है, और क्या इसमें बारीकियां होना चाहिए। क्योंकि हमसे संपर्क करने का वजह भी लोगों का एक तो पहले मेरे से जुड़ाव है, और दूसरा इंटरनेट के थ्रू बहुत से ऐसे प्रोफाइल है जिसमें एकेडमिक में बहुत कुछ डालता रहता हूँ फ्री और अच्छे बेनिफिट्स के लिए, कि किसी को भी आसानी से फ्री ओपन एक्सेस करने पर वो सुविधा मिल सके। तो मेरे लिए ये था। दूसरा है कि मैं ICSSR 2 रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर मुझे जो मिला ICSSR से फाइनेंशियल ईयर 2022-23-24 जो 24 और 25 में चल रहा है, उसमें मेरा 2 थीम था। मैं आपको पहले अपना थोड़ा सा संक्षिप्त दे रहा हूँ। एक थीम बायोमेडिकल वेस्ट पर मैंने लिया, और एक बुद्धिस्ट सर्किट के अराउंड में जो चेंजिंग लाइवलीहुड के ऊपर जो चेंजेस हो रहा है उसका शेड्यूल कास्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन 2 चीजों को लिया, और मुझे ICSSR की फर्स्ट मैंने सिनॉप्सिस बना के भेजा और मेरा एक्सेप्टेड हुआ। मैं इस पर काम कर रहा हूं। तो रिसर्च प्रपोजल जो ICSSR का है, कुछ चीजों को बहुत बारीकी से आपको टेक्निक रखना होगा, और वही रिसर्च प्रपोजल आपका एक्सेप्ट होता है और आसानी से मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, बिंदु है, जिसको आपको जानने की जरूरत है कि ICSSR प्रोजेक्ट हमको मिल कैसे सकता है। ICSSR जैसा कि फुल नेम है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च मतलब स्पष्ट है कि सोशल साइंस की थीम से ओरिएंटेड जो भी सब्जेक्ट का पोर्शंस है या उससे रिलेटेड उसके थीम से, उसी के अंतर्गत हमें रिसर्च प्रोजेक्ट मिल सकता है। क्योंकि मैं बेसिकली ज्योग्राफी का हूं, और ज्योग्राफी का बहुत से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो मैं सोशल ज्योग्राफी के लिए बहुत व्यापक लेवल पर काम कर रहा हूं। मेरा PhD भी रहा है, और बहुत से ऐसे इंटर कोलैबोरेशन में काम किया हूं। इसलिए मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत एक्सेप्टेड है, अप्रूव भी है, और मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो पहला जो इसमें चीज होता है कि स्टडी द गाइडलाइन। रिसर्च प्रपोजल तैयार करने के पहले एक अच्छा सारगर्भित तरीके से प्रपोजल्स को बेहतर करने के पहले उसकी गाइडलाइंस की प्रत्येक पॉइंट को पढ़े। ये नहीं कि 1 साल पहले का जो गाइडलाइन उसी के आधार पर आइडियाज बना ले। गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस आते हैं समय के साथ, और कुछ नए चीजों को नए तकनीकी स्तर पर भी उसमें इंप्रूवमेंट किया जाता है। बहुत सी इंफॉर्मेशन उस समय नहीं होते, बाद में लिए जाते। इसका प्रॉपर जानकारी आपको गाइडलाइन से होता है। जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट होता है रिसर्च प्रपोजल का, रिसर्च प्रोजेक्ट का, उसके पहले गाइडलाइन प्रोवाइड हो जाता है। 2 तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं। एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट जिसकी ड्यूरेशन लगभग 1 साल तक के लिए होती है, कुछ केसेस में ज्यादा भी होती है, और दूसरा होता है मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। 2023-24 में ICSSR ने माइनर प्रोजेक्ट का फंड बढ़ा के 10 लाख के लगभग कर दिया, और मेजर प्रोजेक्ट जो पहले 15 लाख, 5 लाख और 15 लाख के बीच होते थी, वो बढ़कर 25 लाख रुपए। इस प्रकार से ये जो है पूरा आप गाइडलाइन के थ्रू आपको पता चलेगा। दूसरा है जो रिसर्च प्रपोजल जो थीम है, उस रिसर्च प्रपोजल को आपको समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रपोजल। आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, वो थीम आपका कैसा होना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है आपका प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट होने में। तो गाइडलाइन के आधार पर जो आपको जानकारियां मिला, वो रिसर्च प्रपोजल पर बेहतर तरीके से आप अध्ययन करिए। कुछ पहले की इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, एक्सपीरियंसेस है, डेटा है, या आपके सामने कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर आप पहले से बहुत सोच रहे हैं, एम्पिरिकल्स जानकारी है, स्टडी है, उस पर आप आइडियाज बनाइए।
जो रिलेटेड होना चाहिए सोशल साइंस के थीम से। उसमें सब्जेक्ट डिफाइन है, 13, 14, 25 तरह का सब्जेक्ट है उसमें, और उन 25 तरह का सब्जेक्ट में किसी भी हेल्थ इश्यूज का भी सोशल इश्यूज में ले सकते हैं। हेल्थ अपने आप में भी साइंटिफिक अध्ययन, तो ऐसे बहुत से साइंटिफिक चीजें हैं जिसको सोशल साइंस के भी पर्सपेक्टिव में आप ले सकते हैं। सीवी ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ ओपीडी, ये बहुत मायने रखता है। आमतौर पर बहुत से अच्छे अच्छे प्रपोजल आईसीएसआर में बनाने के बावजूद रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है। एक बात पूरी तरीके से आप श्योर जान जाइए कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रपोजल बनाते हैं, बिल्कुल जैसे एग्जामिनेशन में इवैल्यूएशन होता है, आपकी पर्सनल डिटेल को हटाकर एक लॉटरी सिस्टम में स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है। किसके पास जाएगा, कौन कमिटी अप्रूव करेगा, ये कोई नहीं जानता। इवन कि आईसीएसआर जैसा हमारा वार्तालाप हुई है चेयरमैन साहब से, कई लोगों की मैं कॉन्फ्रेंस में व्हाट्सएप में अटेंड किया हूं, ये उनको भी किसी को नहीं पता होता। और एक बार अगर स्क्रूटनी कमिटी ने अप्रूव कर दिया तो फिर कोई उसको काट नहीं सकता, और एक बार अगर रिजेक्ट कर दिया तो आप लाख कितना भी अच्छा आपका नेटवर्क रहे, आप अच्छे रहे होंगे, रिनॉन्ड व्यक्ति रहे होंगे, अच्छे प्रोफेसर रहे होंगे, दोबारा एक्सेप्ट नहीं होता। तो ये क्लियर आपको माइंड में रखना है। इसलिए सीवी ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कोपीडी का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो प्रोजेक्ट को ले रहा है, और कोपीडी जो को प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, इन दोनों का सीवी जिस फील्ड में लेना चाह रहे हैं, जिस एरिया में काम करना चाह रहे हैं, क्या उसका एक्सपीरियंसेस है। अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर का सीवी बहुत स्ट्रांग है तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी है तो उसके सीवी के ग्राउंड पर इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ कमी है तो मैनेज हो जाता है। कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट किया, मेरे साथ एक प्लस पॉइंट रहा कि मैं अपने रिसर्च के दरमियान में बहुत से इंटरनेशनल, जर्मनी के साथ, यूएस के साथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज के साथ बहुत सी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और बहुत से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में मैं जुड़कर काम किया। उसका मेरे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंसेस रहा। तो जो भी रिव्यूअर होते हैं, जो प्रोजेक्ट को स्क्रूटनाइज करते हैं, रिव्यूअर होते हैं, वो इस चीज को देखते हैं कि कोई जो प्रोजेक्ट ले रहा है इतना बड़ा टेक्निकल से, क्या इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर या कोपीडी के पास एक्सपीरियंसेस है कि नहीं, उसके मिनिमम क्राइटेरिया को फिलअप करते हुए किस तरह का एक्सपीरियंसेस है जो ये एक अच्छा तरह का रिजल्ट दे सकता है। इसलिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जो सीवी है बेहतर जितना ज्यादा हो सके इनरिच करिए। अगर एक बार प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट हुआ तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अपना इनहांस करना चाहिए, कोपीडी ऐसा बनाना चाहिए जिसके आधार पर उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट होता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, इनहांसमेंट करना है अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जहां भी मौका मिले कोलैबोरेट करिए अपना, और जितना बढ़िया रहेगा उतना रिसर्च प्रपोजल को प्राथमिकता। मेरे साथ एक ये प्लस पॉइंट रहा कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रूप में बहुत से प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा, और अभी भी बहुत से इंटरनेशनल नेशनल प्रोजेक्ट आते हैं, मैं उसका कंट्रीब्यूट करता हूं। प्रपोज फंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो रिसर्च के लिए प्रपोजल बना रहे हैं वो फंड है, आप उतने भी यूज करेंगे कि नहीं, आप किस तरह का मेथोडोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। प्रपोज फंड जरूरी है। अब पता चलेगा कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है और फंड आप 5 लाख में, तो आप पर पहले ही क्वेश्चन उठ जाएगा कि संभव नहीं है। अब आपका रिसर्च में कोई इंपेरिकल स्टडीज नहीं है, कोई माइक्रो लेवल पर स्टडीज नहीं है, कोई प्राइमरी सर्वे नहीं, अब आप फंड को इतना तरीके से अरेंजमेंट कर दिए, उसमें भी रिजेक्ट कर जाता है। इसलिए मैं इस पर स्पेशली फोकस किया हूं कि रिसर्च फंड की क्या जरूरत होगी, इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई ऐसा साइंटिफिक चीज को आप ले रहे हैं जो बहुत से साइंटिफिक मैटर से रिलेटेड है, तो उस पर आपके यहाँ लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना संसाधन है कि नहीं। इसीलिए ये देखा जाता है कि इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड कि कितना इंस्टीट्यूशन भी उस लेवल पर कुछ एक्स्ट्रा ओवरवियर कर सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम बारी बारी से 2 चीज पर विशेष डिस्कस करते हैं इतना जनरल इंफॉर्मेशन देने के बाद। एक तो थीम ऑफ द रिसर्च प्रपोजल्स। अब आइए इस पॉइंट पे, रिसर्च प्रपोजल्स जो भी थीम लेंगे रेलेवेंट टू द सोशल साइंस थीम, जो भी है सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट उसमें डिफाइन है उसके हिसाब से होना चाहिए। न्यू एंड रेलेवेंट टॉपिक, कोई भी पुराने टॉपिक को लेकर नहीं। आज नए चैलेंजेस क्या है,
नई तरीके की प्रॉब्लम, जैसे मैंने बायोमेडिकल वेस्ट को कोरोना पैंडेमिक से जोड़ा, एक बहुत बड़ा इश्यूज था और बहुत कॉन्टेम्परेरी इश्यूज था, इसलिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एक्सेप्टेड हो गया। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि रेलिवेंट आप किसी भी साइंटिफिक टीम, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, मेडिकल, ये अपने आप में एक साइंटिफिक, लेकिन सोशल इश्यूज की, कोरोना की, इसकी पैंडेमिक से कैसे इसका बायोमेडिकल वेस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कैसे हो रहा है एक पर्टिकुलर एरियाज में, तो इसलिए न्यू एंड रेलिवेंट टॉपिक को प्राथमिकता देना चाहिए। तीसरा, इनोवेशन एंड यूनिक आइडियाज, उसमें नया नवाचार क्या है, क्या इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, क्या इसमें चीजें हैं जिसको रिसर्च करना चाहिए, प्रपोजल, रिसर्च प्रपोज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इनोवेशन एंड यूनिक आइडियाज होना चाहिए। ओवरऑल जब रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल एकदम, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द प्लेजरिज्म, कोई भी प्लेजराइज पोर्शन नहीं होना चाहिए कि किसी चीज का अब्स्ट्रैक्ट को कॉपी कर ले, किसी का आइडियाज ले ले, पहले से भेजा हो, नहीं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट 200 वर्ड के अंदर में कुछ की वर्ड के साथ जो पूरे चीजों को आपको हाईलाइट कर सके। रिलेवेंस ऑफ द स्टडी, आप क्यों ये स्टडी करना चाहते हो, उसकी रिलेवेंसी क्या है आज की पर्सपेक्टिव में, 30 साल 25 साल पहले क्या प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। रिलेवेंस ऑफ द स्टडीज क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम बहुत ही कंक्रीट प्रॉब्लम्स को 5-6 प्रॉब्लम, 4-5 प्रॉब्लम्स को आपको देखना है और एकदम बिल्कुल जिस पर आपका रिसर्च का आइडिया फोकस हो, उस रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए और उसको हाईलाइट करिए। मेथोडोलॉजी आप किस तरह का उपयोग करेंगे, कितना बेहतर आप चीजों को ट्रेडिशनल की जगह साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स, डेटास, कलेक्शन, मैथड, प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये सारी चीजें उसमें क्लियरली डिफाइन होना चाहिए विद इन द लिमिट ऑफ वर्ड्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज स्टडीज, प्रपोज स्टडी का उद्देश्य क्या है आज के, और इसका सैंपल साइज कितना लेंगे। प्राइमरी सर्वे, सोशल साइंस की बात है तो प्राइमरी सर्वे की बात होगी तो उसमें सैंपल साइज क्या है। इनोवेशन एंड पाथ ब्रेकिंग एस्पेक्ट्स क्या है, इसमें नई इनोवेटिव क्या आप देंगे सोसाइटी को, क्या इसका पाथ ब्रेकिंग एस्पेक्ट्स होगा, ये सारी चीजें पूछा जाता है प्रपोजल के संदर्भ में। रिलेवेंस ऑफ द स्टडी फॉर द सोसाइटी, इसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका रिलेवेंसी है, ये भी एक होता है। रोल इन द पॉलिसी मेकिंग, अगर आपने प्रोजेक्ट को तैयार किया, रिसर्च प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हुआ, पॉलिसी मेकिंग के लिए किस तरह का यूजफुलनेस होगा। तो ये पूरे आइडियाज हैं जो रिसर्च प्रपोजल के दरमियान आपको तैयार करते समय देखना है और उसकी विदिन वर्ड लिमिट्स में रखना है, ताकि ये ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें कहीं से ना लगे कि ज्यादा होने के बाद कट जाए। इसलिए रिव्यू ऑफ द लिटरेचर गैप जो है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर गैप ऑफ द रिव्यू लिटरेचर करना बहुत जरूरी है कि कितना इस पर काम हुआ, कितना आइडियाज है और कितना हम कहते हैं कि गागर में सागर कैसे भरे, ये आपका सिनॉप्सिस आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, आपके एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करता है, आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये सारी चीजें आपको इस रिसर्च प्रपोजल से भी दिखता है। रिसर्च ग्रांट पर आते हैं, रिसर्च ग्रांट, ठीक है। रिसर्च ग्रांट पर आप देखिए, रिसर्च स्टाफ की बात करते हैं। रिसर्च स्टाफ में क्या है, रिसर्च असिस्टेंट कौन होगा, फील्ड ऑब्जर्वेशन कौन होगा, फील्ड इन्विजिलेटर्स कौन होंगे, उसका किस तरह का अरेंजमेंट हो, इसका जो ग्रांट तैयार हो, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना है कि रिसर्च स्टाफ पर आप टोटल जो ग्रांट दे रहे हैं उसकी पूरे सिनॉप्सिस की रिलेवेंसी को मेंटेन करते हुए 45% रिसर्च, उससे ज्यादा नहीं, उससे थोड़ा कम ही होना चाहिए रिसर्च स्टाफ का। फील्ड वर्क, प्राइमरी सर्विस, ये डिपेंड करेगा आपका सैंपल साइज के ऊपर कि किस तरह का फील्ड वर्क, इसलिए 35% फील्ड वर्क पर। टोटल आप देख लीजिए तो 80% ये दो पर आपका फंड लगभग मिलते हैं। बाकी इक्विपमेंट और स्टडी मटेरियल जो आपको 12%, 10% के आसपास होता है। कॉन्टिजेंसी आपको किताब, कॉपी कुछ 5%, और अंततः जब रिपोर्ट रिसर्च तैयार होगा तो उसका 5 से 6% पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट पर आपको ग्रांट मिलते हैं। टोटल 100%। इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड, टोटल ग्रांट का 5% या 1 लाख, जो दोनों में से जरूरत हो
उसी के हिसाब से रखते हैं और इसी के आधार पर आप टोटल ग्रांट को, प्रोजेक्ट ग्रांट को तैयार करते हैं जो आपके सिनॉप्सिस के आधार से बिल्कुल मैच करे, बिल्कुल एडजस्ट करे और बिल्कुल सिग्निफिकेंट हो, सार्थक हो और इंपॉर्टेंट हो। तो इस प्रकार से आप पूरा अगर क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि आपको मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, जिसमें भी आपको इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस की रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिए, आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा और बेहतर तरीके से। हाँ, एक चीज और जो बड़ा क्वेश्चन सवाल उठाते हैं कि को-पीडी को क्या मिलता है। जितना प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को एकेडमिक लाभ मिलता है उतना ही सेम लाभ को प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी मिलता है। अगर वो ज्वाइंट पब्लिकेशंस करा रहे हैं तो दोनों का नाम में 50-50% दोनों का आउटपुट मिलता है। क्योंकि बहुत सा जो मैं कल बात भी किया था कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में, इससे आप बहुत सा पेपर निकलेगा, बुक निकलेगा, बहुत से आप पब्लिकेशंस करवाना है, अच्छा रिव्यू, रिसर्च प्रपोजल, प्रोजेक्ट को जमा करने की पहले सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपकी कैरियर इनहांसमेंट में, कैरियर प्रोफेशनल लाइफ में, प्रमोशंस में बहुत ही फायदा, बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही अच्छा लगता है। ओवरऑल अगर आप सोचे प्रोफेशनल लाइफ के अतिरिक्त, तो आप एक प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने आप को, सोसाइटी को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कई लोग सेल्फलेस सोशल सर्विस के रूप में करते हैं। तो बीइंग ए प्रोफेसर्स, बीइंग ए टीचर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, it is a great opportunity to take your project, start your project, और आपके इस इंटरेस्ट से, पर्सनल कंट्रीब्यूशन से यूनिवर्सिटी की नैक असेसमेंट में क्राइटेरिया 3 के अंतर्गत 250 पॉइंट, जिसमें रिसर्च एंड इनोवेशन करके जो क्राइटेरिया है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यूनिवर्सिटीज के लिए, उसमें उसको बेनिफिट्स मिलता है नैक एक्रेडिटेशंस में। तो आप इन चीजों के साथ मैं अपना लेक्चर्स को यहां समाप्त करता हूं। थैंक यू। उम्मीद है कि आप रिसर्च प्रपोजल से संबंधित अगर आपको किसी तरह का डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो, तो मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आपकी सारी क्वेरीज को, एक अच्छा एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं 2 प्रोजेक्ट को ले चुका हूं ICSSR का और उस पर बेहतर काम कर रहा हूं। कई जगह पर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मेरा लेक्चर्स हो रहे हैं। उन सभी चीजों को एक्सपीरियंसेस के साथ में आपके साथ साझा करने का मुझे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। इसी वर्ड्स के साथ आपको धन्यवाद। थैंक यू।